12-13 मिनट में मैं यहाँ पहुँची तो ऑलरेडी मेरे से पहले पुलिस पहुँची हुई थी, सीओ जो आपके कैंट के वो थे, और पुलिस पहुँची हुई थी ऑलरेडी, और वो आदमी ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में पहुँचा हुआ था। अब मैं जो भी लोग मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं सबको, अगर आप देवेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए कहेंगे तो वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं और मैं 2017 में वहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और बहुत उनका आदर करती हूँ। भाई आदर हमेशा से किया गया, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका परिवार हमसे हमेशा मिलता रहा। जब मेरे से पॉसिबल हुआ, उनको कुछ ज़रूरत पड़ी चाहे कहीं पर भी, मैंने उनकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश की। उनकी पत्नी जो भी कह रही होगी, जिस तरह से सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, उसी में एक हिस्सा वो भी होगी। कोई कारण नहीं है इस बात का, सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में है। वो मुझ पे किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही है? महिला है, आपको तो समझना चाहिए। शायद मैं उनकी पत्नी से उम्र में दुगनी उम्र की होंगी। ठीक, मेरा काम है सबको अच्छे सद्भावना से देखना। उनकी पत्नी को अपने दिल और दिमाग से समझ के सोचना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट टोटली नॉर्मल थी, तो 6 महीने से वो इलाज किस चीज़ का करा रही थी। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ही यशस्वी पाठक। अनुज सरकारी वर्सेस पंकज कुमार के केस में बड़ा मोड़ सामने आ गया है। बीती रात 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमानत मिली है। पिछले कई दिनों से मीडिया ट्रायल चल रहा था इस गोरखपुर में, बड़े चेहरे सामने आए, सड़कों पर अनशन चला, उपवास चला, लोगों का हुजूम नजर आया। लेकिन एनबी भारत की जो हमने ये उम्मीद जताई थी कि हम सामने आएंगे और हम कहेंगे कि दोनों पक्षों की बातें सामने आनी चाहिए। हमने पहले एमएलसी की भी बात सुनी, हमने उसके बाद जो वकील हैं अनुज सरकारी की, उनकी भी बात सामने रखी। लेकिन अब हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है माधवी सरकारी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में किस तरीके से मामला चला है और कितना यकीन अभी भी कर पा रही हैं, क्योंकि मीडिया ट्रायल लगातार इनकी आंखों में नजर आ रहा था। वो खौफ की भी बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या केस इस तरीके से आगे बढ़ गया है कि अब डर भी है, डर लग रहा है। पहले यहीं से शुरू करेंगे कि इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हो गया कि अब लग रहा है कि कुछ उम्मीद और बची हुई है लोगों की तरफ से सिंपैथी, क्योंकि एक तरफा सिंपैथी चल रही थी इस केस में। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी बात सुनने के लिए समय निकाला। मीडिया ट्रायल गलत हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने एक ज़बरदस्ती का एक नैरेटिव तैयार करा, झूठ का नैरेटिव तैयार किया, और उसको इतना दोहराया, सड़क पे झूठी फ़ोटो, झूठा वीडियो, झूठी बातें करके इतना दोहराया। और आज के ज़माने में जितनी जनमानुष है, उसके पास, किसी के पास टाइम नहीं था कि मुझसे कोई मिल सके या कोई मुझसे पूछ सके। मेरी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को पर्सनली बता सकूं। मेरे को खुद ही अपने पति की जान की चिंता थी कि वो किसी तरीके से बच गए हैं, मरने से बचे हैं। ऐसा छोटा चीज़ नहीं था कि कोई ठोकर लगी है, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बता पाऊँ लोगों को। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि पिछले 50 साल से हूँ मैं यहाँ, 50 साल से मेरी फैमिली यहाँ पर है, और एक छोटा सा सड़क पर एक छोटी सी दुर्घटना तक का केस नहीं हुआ आज तक कि कोई कहे सड़क पे किसी को चोट चपाट का केस हुआ। एक भी बात नहीं थी मेरी, क्या मेरे पूरे परिवार की, जिसके अंदर कम से कम 7 से 8 डॉक्टर हैं, और हम सब लोगों ने इज्जत कमाई है। हम लोग कोई बहुत बड़े आलिशान बड़े ह्यूज हॉस्पिटल वाले नहीं, हम लोगों ने केवल इज्जत कमाई है। उस इज्जत के सहारे और मरीजों के प्रेम के सहारे ही हम लोग यहाँ जिंदा हैं, उसी लिए ये शहर में रुके हैं, उसी लिए काम करते हैं। लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं। जिस दिन ये केस सामने आया, पूरे मीडिया में ये बातें फैली, उसके बाद से बहुत सारे ऐसा भ्रामक स्थिति भी बनाई गई, स्पेकुलेशंस तैयार किए गए, रूमर तैयार किए गए, बहुत सारे बड़े चेहरे सामने आया। अभी कल की आपको खबर देती हूँ कि पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया इस गोरखपुर में कि वो सामने ना आ पाए। तो इस तरीके की बातें चली। क्या लगता है कि एक पूरा हुजूम खिलाफ चल रहा है बिना सच्चाई जाने, और आखिर उस दिन की सच्चाई है क्या? जो उस दिन पूरी घटना हुई थी, हाँ, आप कहाँ थे, आपकी मौजूदगी? मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मैं BRD मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ, और पिछले 2008 से मैं वहाँ पर हूँ। मैं वहाँ पर कमीशन के द्वारा नियुक्त की हुई प्रोफेसर मेडिसिन हूँ मैं, और मेरी OPD चल रही थी। तब तक मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब जो अचानक से कि जल्दी आइए मैडम, सर को चोट मार दी गई है, सर गिर पड़े, मार दिया है। तो मैं बस OPD से खड़ी हुई अचानक से, और मैं तुरंत भागी। मुझे पहुंचने में 12-13 मिनट लगे होंगे।
लगभग ये बात होगी 11:15 बज रहा होगा उस समय। 12-13 मिनट में मैं यहाँ पहुँची तो ऑलरेडी मेरे से पहले पुलिस पहुँची हुई थी, सीओ जो आपके कैंट के वो थे, और पुलिस पहुँची हुई थी ऑलरेडी, और वो आदमी ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में पहुँचा हुआ था। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पे चेहरों की, एमएलसी साहब लगातार इस केस को लेकर के आगे चल रहे हैं, अनशन भी किया उन्होंने एक दिन पूरा, और फिर लगातार ज्ञापन भी दे रहे थे डीएम के ऑफिसेज में जा करके। इन चेहरों को क्या जवाब देना चाहेंगी? और जिन लोगों ने बहुत सारे अपशब्द भी आपको कहे हैं, बीइंग अ वुमेन, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ये सारी चीजें। एक तरफ एक महिला जिसका बच्चा है, आप उनके लिए सिंपैथी जता रहे हैं, उनके लिए आप सम्मान की बात कर रहे हैं। एक तरफ जो दूसरी महिला है, जस्ट बिकॉज कि वो एक हायरार्की से आती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक अपर हैंड में बैठी हुई हैं, क्या लगता है कि बहुत इम्बैलेंस नजर नहीं आता, विरोधाभास नजर नहीं आता है बातों में? अब मैं जो भी लोग मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं सबको, अगर आप देवेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए कहेंगे तो वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, और मैं 2017 में वहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और बहुत उनका आदर करती हूँ। भाई आदर हमेशा से किया गया, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका परिवार हमसे हमेशा मिलता रहा। जब मेरे से पॉसिबल हुआ, उनको कुछ ज़रूरत पड़ी चाहे कहीं पर भी, मैंने उनकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश की। और अभी 15-20 दिन पहले तक वो आए हैं, मिले हैं, और नमस्ते नमस्कार सब कुछ हुआ है। वो क्यों मेरे लिए बोल रहे थे ऐसा, बहुत मुझे अफसोस और ग्लानि है इस बात की कि किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकले कैसे। आखिर कितना भी कुछ भी होता, कभी कम से कम मेरे से तो एक बार आके बात कर लेते कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने किसी लड़की का साथ दिया नहीं, कभी नहीं बात किया। आपसे कभी कोई राब्ता नहीं हुआ, कभी कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आखिर क्या? नहीं, केवल एक ही तरह की बात करते रहे, और उन्होंने बहुत बहुत खराब शब्द बोले हैं जो कि मेरे जहन में, दिमाग में, दिल में उतर गए हैं, जो कि किसी भी तरह से एक इतने सम्मानजनक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को नहीं बोलना चाहिए था। मुझे अफसोस है इस बात का कि क्यों उन्होंने बोला ऐसा। और तमाम बातें उन्होंने की है कि हमने भी उनका इंटरव्यू किया था, उस पर वो कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली है आपकी, इतना अपर हैंड आपने लेकर के रखा है, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं आप, कि आपने एफआईआर तक दर्ज होने नहीं दी। इन तरह के अफवाहों को, आपको लगता है कि जब इस तरीके के बड़े चेहरे इस तरीके की बातें कहते हैं तो एक जनता उनकी बातों की तरफ चल पड़ती है? कोई कारण ही नहीं है इस बात का कि एफआईआर नहीं दर्ज की। हम सब लोग बड़े लेवल पे पढ़े लिखे बड़े ज़्यादा हैं। ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे पास में वो डिग्री है कि मैं अपने यहाँ की टॉपर हूँ। मेरे पास में बीआरडी में मैं कार्य कर रही हूँ, मैं केजीएमसी में मेरे पास में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ। डॉक्टर साहब एमसीएच गैस्ट्रो सर्जरी है, संजय गांधी पीएच। हम लोग का बैकग्राउंड एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि मेरे फादर इन लॉ भी पूरे हिंदुस्तान के गिने चुने डॉक्टर्स में आते थे, और इस शहर में भी जितने मेरे परिवार के लोग हैं सब सम्मानित और गिने चुने इंडिया के गिने चुने लोगों में गिनती है। कहना है कि उसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स पहले से बने हुए हैं। नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं मेरे से पहले से, उनको गलत फहमी है इस बात की। तो अगर कॉन्टैक्ट्स बने थे तो क्या मैंने उनसे नहीं कॉन्टैक्ट थे मेरे? क्या तो मेरे खिलाफ वो बोल रहे हैं तो सारी दुनिया से कॉन्टैक्ट है, जो मेरे मोहल्ले में रहते मेरे उन्हीं से कॉन्टैक्ट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये कि एफआईआर नहीं लॉन्च की, पुलिस ने अपना काम किया है, उसके अंदर हम उनको क्या बोल सकते हैं? 3 तारीख को उसने आकर के हमारे यहाँ पर किया, मैंने लिखित कंप्लेंट दी उस आदमी की 3 तारीख को। वो ऑलरेडी आके धक्का करके मारपीट करके गया। एक झूठ को फैलाते फैलाते इन्होंने इतना झूठ बोल दिया कि अब दुनिया को शायद आप सच बता पाए तो सच पता चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कल आपके वकील से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनका इंटरव्यू किया तो एक एफआईआर भी देखी जो सिपाही के पहले के पास ऑलरेडी इतिहास में उनका एक है एक्ट है। लेकिन एमएलसी साहब का कहना है या तमाम चेहरों का ये कहना है कि प्लांट कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब फंस रहे थे इसलिए इसको पूरा प्लांट किया गया कि कहीं ना कहीं फंसाया जाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात कहना कुछ उनको शोभा देगा कि मतलब मैं पास्ट में जा करके, अप्रैल में जा करके उस आदमी के खिलाफ उसके शहर में, उस जहां मैं उसको जानती तक नहीं थी, 1 तारीख के पहले घटना होने के बाद मैं जान पाई आदमी कौन है, मैं उसको जाके मतलब पहले पास्ट में जाके उसके खिलाफ मैं एफआईआर लिखवा दूं? अरे सारी दुनिया की जनता, पुलिस सो रही है क्या सारी? क्या ऐसा थोड़ी ना है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो कुछ भी झूठ बोल देंगे, तिलिस्म की बातें बोलेंगे जो कि इम्पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्योंकि तिलिस्म की दुनिया बनाई तो इसका मतलब जो बोलेंगे वो सब सही हो जाएगा क्या? सिपाही की पत्नी भी उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद थी, पंकज की, वो भी कई तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, क्योंकि वुमेन टू वुमेन अब थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। उनकी पत्नी भी काफी कैमरे में है, वो क्योंकि लगातार वो जब पंकज जेल में रहे थे तो उनकी पत्नी ही आगे लीड कर रही थी सभी नेताओं के साथ। उन्होंने कहा कि बहुत जो भी बात की जा रही है वो सही तरीके से बात है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उस तरीके का वो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की जो बात की गई थी, फीस बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने धक्का दिया, आपके हस्बैंड अनुज सरकारी ने धक्का दिया, जिसके बाद ये बातें झड़प शुरू हुई और फिर अगले दिन इस तरीके की बात हुई और फिर आपने उनको अरेस्ट करा दिया। उनकी पत्नी जो भी कह रही होगी, जिस तरह से सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, उसी में एक हिस्सा वो भी होगी। कोई कारण नहीं है इस बात का, सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में है। वो मुझ पे किस चीज का इल्जाम लगा रही है? महिला है, आपको तो समझना चाहिए। शायद मैं उनकी पत्नी से उम्र में दुगनी उम्र की होंगी। ठीक, मेरा काम है सबको अच्छे सद्भावना से देखना। उनकी पत्नी को अपने दिल और दिमाग से समझ के सोचना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट टोटली नॉर्मल थी, तो 6 महीने से वो इलाज किस चीज का करा रही थी और उनको रिपोर्ट नॉर्मल बताया। उनको 6 महीने के उनके पास में अल्ट्रासाउंड में टोटल नॉर्मल रिपोर्ट थी जो उनके पास है मौजूद। वो उसको करें, कहीं किसी और डॉक्टर से भी ले जाके दिखाएं, नहीं तो कहीं और भी जाके इलाज करा लें अपना, कि दिखा ले जा करके कि मेरा अल्ट्रासाउंड में क्या है। और नॉर्मल रिपोर्ट थी। अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता नहीं है, मरीज अपना अल्ट्रासाउंड खुद करा करके लाया था, अल्ट्रासाउंड देखा गया, सलाह दी गई, उनको केवल एक गोली लिख के दी गई और खाने पीने के जीवन शैली के हिसाब को बताया गया कि भाई खाना खाओ अच्छे से, आराम से रहो, कोई बीमारी नहीं है और जरूरत नहीं आने की। इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनके पति को, जो कि ऑलरेडी उनका नेचर है कि वो हर जगह जाके बवाल करते हैं, हर जगह जाके झगड़ा करते हैं। मैं आना चाह रही थी उस दिन पति पत्नी में किस तरीके की चीजें आप रखी, क्योंकि फीस को लेकर के बड़ी बात हुई है और ये पहली दफे नहीं है। जब अगर जनता की भी बात करें मैम, तो आक्रोश बहुत नजर आ रहा है फीस को भी लेकर के। हालांकि वो बात अलग हो सकती है कि मामला ये वाला हो और उसमें जोड़ दिया गया हो, लेकिन फीस को लेकर के भी बातचीत हो रही है। एक दो सवाल इसमें जोड़ती हूँ कि पहला सवाल ये कि उस दिन पति पत्नी में किस तरीके की चीजें हुई जब आपने दवा लिखी, मेडिसिन को सर ने जब दवा लिखी, और दूसरा फीस के बारे में क्या कहेंगी, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है फीस में? मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए, पति पत्नी जो दोनों के दोनों थे, जब दवा बताई गई तो पत्नी आराम से निकल के बाहर चली गई। ये पति जो थे इनके, कि उनको या तो इस बात पे नाराजगी रही होगी कि मेरी पत्नी इतना बीमारी बताती, अल्ट्रासाउंड में कुछ निकला नहीं है, इसी पे इन्होंने चिल्लाना चालू किया कि आपके यहाँ पर 1100 रुपये लगते। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड अपने यहाँ से करा के लाए हैं, अपनी मर्जी से करा के लाए हैं, और गोरखपुर में लगभग सभी अल्ट्रासाउंड का रेट 1100 रुपये ही है। तो बोले कि हमारे यहाँ खलीलाबाद में 800 लगता है। तो सर ने ये कहा कि आप लखनऊ दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर रेट और ज़्यादा हो सकता है, मेरा इस पर कोई बस नहीं, क्योंकि दूसरे लोग करते हैं इसको, हमारे अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है। ये बात खत्म हुई तो लगा चिल्ला के बोलता है कि आपने, तुम्हारा फीस बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरा फीस तो सामने लिखा हुआ है, 1 तारीख को तुमने दिया है, आज कोई फीस भी नहीं दिया है, मैंने मांगा नहीं, और सामने लिखा, उसको लिख करके देख करके आपकी पर्ची रसीद कटती है कंप्यूटर से, तो तुम्हें पता है ना मेरी फीस कितनी है। तो चिल्लाने लगा कि नहीं, तुम्हारी फीस मैं डिसाइड करूंगा। तो डॉक्टर साहब बोले मेरी फीस तो मैं डिसाइड करूंगा, तुम क्यों डिसाइड करोगे? तो इस बात पे डॉक्टर साहब खड़े होकर के अपना निकल के एंडोस्कोपी करने जा रहे थे। उनका अच्छा ठीक है भैया तुम बाहर बैठो, क्योंकि वो चिल्ला रहा था बाहर बैठो। तो उस पर उसने डॉक्टर साहब को कॉलर पकड़ के जोर से धक्का दे दिया और डॉक्टर साहब जमीन पे गिर पड़े। आज तक के इतिहास में डॉक्टर साहब के साथ में इतना सम्मान है उनका कि उनसे मिलने, इस घटना के बाद से इतने लोग, मरीज नॉट जान पहचान वाले, इतने मिलने वाले आए कि बस डॉक्टर साहब हमको इतनी खबर मिली कि आपको चोट लगी, आप जिंदा हैं कि नहीं देखने, हम आपको देखने आए हैं। आपको इस बात का यकीन हो तो आप एक बार घूम के देख सकते हैं कि कितने लोग मिलने आ रहे हैं कि आप जिंदा है डॉक्टर साहब, हमको अखबार में पता चला, सबका यही कहना था। थोड़ा सा इस पे भी आते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हुई हैं मीडिया में, लोगों ने कही है। पहली बात तो ये कहा गया कि आपकी ड्यूटी बीआरडी में होती है, लेकिन उसके बाद आप वहाँ सर्व नहीं करती हैं, वहाँ आपका प्रेजेंस नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं।
ये जो लोग कह रहे हैं उनको शायद इस बात में समझना चाहिए कि वो किसी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो मुझे पर्सनली जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। हमारे वहाँ पर का टाइमिंग शाम के 4 बजे तक का होता है और मैं वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट की हूँ। मेरे अंडर में हर साल 15 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई थीसिस वार्ड वर्क से लेकर के पूरे डिपार्टमेंट के कार्य तथा सरकार द्वारा दिए गए जितने भी कार्यक्रम प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि मरीजों के लिए, चाहे हेपेटाइटिस बी के लिए है, मलेरिया के लिए, टीबी के लिए, फीमेल, उन सबको देखना होता है। हर मिनट हर चीज़ों की बैक टू बैक हम लोगों को जानकारी देनी होती है। और ये मेरे पति का अस्पताल है, मेरे पास में कोई काम नहीं है। शाम को मैं खाली होके बैठती हूँ कि हम लोग चलो घर चलते हैं करने के लिए। और कोई ये कहता है काम नहीं करती है तो शायद जाकर के कभी मिलने आए वहाँ पर। अभी तो मैं छुट्टी पर हूँ, मिलने आए तो उनको दिखेगा मैं कहाँ पर हूँ। अब वहाँ भी कैमरे लगे हैं सारे, तो पुराने कैमरे में वो मुझे देख सकते हैं वहाँ। कल भी एक और चीज सामने आई कि पक्ष सामने आया कि डॉक्टर साहब नकली दवाइयाँ स्प्रेड करते हैं, मतलब जो दवाइयाँ मार्केट में हैं उससे ज्यादा पैसे में वो बेच रहे हैं। इस पे थोड़ा सा, क्योंकि ये कैमरे में है, कल की बात है। जी जी, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने जनता को बेवकूफ समझ लिया है क्या? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस दवा पे जो MRP लिखी होगी, अगर 2 रुपए लिखा होगा तो उसकी रसीद 2 रुपए 10 पैसे कट जाएगी? क्या उन्होंने समझा हुआ है कि जनता बेवकूफ है? मतलब ये झूठ बोलने से पहले क्या वो खुद ऐसा करते हैं क्या? पूरा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बेईमानी की पराकाष्ठा अभी अनु सरकारी के इस हॉस्पिटल में हो रही है। अच्छा, अचानक से मतलब 2 ही दिन में बेईमानी चालू हो गई? 25 साल में ऐसा नहीं हुआ। मतलब हम बेईमान हो गए, चोर हो गए, मर्डरर हो गए, क्या नहीं हो गए? मीडिया में जो कुछ कह दें, मीडिया का मतलब कि जुबान खुली है, जितना चाहे उतना बोल दें। अगर ऐसा ही था तो डॉक्टर साहब के पास में इतने लोग क्यों आते हैं? सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, जिला अस्पताल बना है और शहर में कम से कम 1000 डॉक्टर भी होंगे, तो क्यों नहीं सब जाते हैं? हम अगर कल को कोई हो सकता है कि ये भी कह दे कि डॉक्टर साहब गोली की जगह जहर दे देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। 2-4 लोग होते तो बोल रहे हो। ईडी के लिए भी बात की जा रही है। खुद MLC साहब ने डीएम को ज्ञापन दिया कि ईडी की कार्रवाई भी अनु सरकारी के जो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी डेटा को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है उनके द्वारा। देखिए, इसमें मैं ये समझाना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, सबके पास हमारे पूरे कागज रहते हैं। ठीक है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए और हमें दुखी करने के लिए जितना चाहे वो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, वो फ्री हैं बोलने के लिए। मेरे पास में उनको चुप कराने का कोई मेरे पास तरीका नहीं है। सब कुछ चीज़ हमारी पेपर्स में है और किसी चीज़ से मुझे कोई भय भी नहीं है इस बात का कि वो जितना बोल रहे हैं। इस बार आपके यहाँ अभी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है इस पूरे हॉस्पिटल में? इस पूरे हॉस्पिटल स्पष्ट कर रही हैं आप? मेरे पूरे अस्पताल में एक भी जगह अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। फीस कितनी ली जाती है? हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की फीस 800 रुपए है। और ये फीस 800 रुपए चल रही है पिछले 5 साल से। 5 साल से। दवाओं का क्या है? दवाएं आपने लिख दी और फिर वो जो लोग हैं वो कहीं भी जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, अगर मरीज आता है दिखाने के लिए और उसको 3 महीने की दवा लिखी गई है या 6 महीने की लिखी गई है, तो मरीज 2-4-5 दिन की दवा लेके अपने घर गांव से, देश से, विदेश से, कहीं से भी लेके खाता है। हमें कैसे पता चलेगा उसका? यही तो हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, दवा से फायदा है कि नहीं फायदा है। आपकी तरफ से नहीं है कि भाई यहाँ से लीजिए वहां से लीजिए? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन हो ही नहीं सकता इस बात का। गलत फहमी, गलत उड़ा रहे हैं लोग और गलत बातें फैला रहे हैं। दुष्प्रचार को रोकने की कोशिश करिए। आखिरी सवाल, अब उम्मीद क्या कर रही है, क्योंकि अब रिहा भी हो रहे हैं, तो क्या मन में कहीं है कि इस तरीके की चीजें अभी थोड़ा सा और बचने की आपको जरूरत है कि इस तरीके की चीजें अभी एक बार हो गई हैं तो क्या रिपीटेटिवली हो सकती हैं? अब देखिए, जो इंसान रिहा हो रहा है उसकी मानसिकता के ऊपर में बहुत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसने खलीलाबाद में जो इंसिडेंस किया वो पुलिस की डायरी में, केस में, कोर्ट में, सब जगह लिखा हुआ है कि वो आदमी घुस करके एक नाबालिग लड़की के साथ में क्या कर रहा था। यहीं पे एक पार्षद हैं विश्वजीत, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बाउंसर लेके क्यों चलते? पहले तो यही जवाब दे दे, डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत है? पहले तो विश्वजीत त्रिपाठी जी को मैं नमस्ते करूंगी क्योंकि उनको भी मैं बहुत साल से जानती हूँ और उनके परिवार का और उनका भी हम लोगों ने, डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज किया है। त्रिपाठी जी जब ये बात कहते हैं तो उन्होंने इतनी बार अस्पताल में आए, कभी बाउंसर नाम की चीज देखी क्या? वो बता दीजिए, कोई दिखा दे बाउंसर है क्या, देखा कभी कभी उन्होंने? पूछ लीजिए उनसे। अमिताभ ठाकुर पे एक आखिरी कमेंट कर दीजिए।
मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, मैं जानती नहीं हूँ कह कुछ। रहे हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल आपकी ये फैमिली है, हायरार्की है कि मुझे गोरखपुर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया डाक बंगले में, सिंचाई डाक बंगले में कल। पावरफुल पढ़ाई लिखाई और इज्जत के नाम पर है, इतना ही मैं जानती हूँ। और ठाकुर साहब को हम कौन होते हैं रोकने वाले? पूरा बेईमानी कर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। आपने हमको बेईमान बना दिया ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगी कि आखिर कुछ तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊपर लेवल पर हैं। जितनी पढ़ाई लिखाई हमने की उसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई उन्होंने भी की है। किसी एक बहुत बड़े लेवल पे कमीशन से सेलेक्ट होकर के आए हैं। कुछ बोलने से पहले सोचे तो सही, किसी की कहाँ सुनी, कुछ भी बोले, कौवा कान लेके चला गया तो मान लेंगे क्या? ठीक। माधवी सरकारी को सुन रहे थे आप। अनुज सरकारी वर्सेस सिपाही पंकज के केस में पंकज को कल कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन पंकज का इतिहास रहा है, हालांकि उसके तथ्य अभी कोर्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन जो वकील हैं वो अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन स्ट्रगल तो एमएलसी साहब भी कर रहे हैं, पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी भी कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रही है माधवी भी साथ में, इसलिए क्योंकि अगर एक महिला का सम्मान है तो सम्मान दूसरी महिला का भी होना चाहिए। अगर आप किसी तथ्यों पर जाना चाहते हैं तो बैलेंस होना चाहिए दोनों में। पत्रकारिता का पहला नियम है कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, दोनों पक्षों की बात सुनना बहुत जरूरी है। एमएलसी साहब के भी इंटरव्यूज को हमने दिखाया, माधवी के भी इंटरव्यू को, और हमने दिखाया वकील के भी इंटरव्यू को, दोनों के इंटरव्यूज को हमने दिखाया। तय कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में बैलेंस होना उतना ही जरूरी है जितना अदालत में तराजू का होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत के साथ।